हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रामीण विकास की सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आज आपके लिए आगे का योजना लेके आ गई हूँ। कल आपने पढ़ा था एनआरएलएम के बारे में, और एनआरएलएम के तहत और भी कुछ योजनाएं चल रही हैं। उसी के तहत ये पहला योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसको डीडीयू जीकेवाई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। याद रखिएगा, कई बार क्या होता है कि फुल फॉर्म की जगह शॉर्ट फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे असत्य का, गलत कथन चयन करना है। इस योजना का शुभारंभ सितंबर 2013 में हुआ था। इसका शुभारंभ सितंबर 2013 में नहीं हुआ था, बल्कि 24 सितंबर 2014 को हुआ था। ठीक है, यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये संचालित है। योजना अंतर्गत प्रशिक्षण अवधि 6 माह से 12 माह तक की होती है। तो ये गलत है। प्रशिक्षण अवधि जो होती है वो मिनिमम 3 माह और मैक्सिमम 12 माह के बीच में होती है। छत्तीसगढ़ में इस योजना को रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रोशनी कार्यक्रम अपना अलग चलता है और ये अपना अलग चलता है, तो ये भी गलत है। योजना अंतर्गत पात्रता 15 से 35 आयु वर्ग के गरीब युवक शामिल हैं। तो ये भी सही है। तो हमारा जो गलत पूछा था 1, 3, 4 गलत हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रोशनी कार्यक्रम जो भी है वो भी एनआरएलएम के तहत ही संचालित होता है, और उसमें क्या है, महिलाओं का जो आरक्षण है वो 40% है और इसमें महिलाओं का आरक्षण 33% है। रोशनी को कार्यक्रम में भी 15 से 35 आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं। साथ ही साथ में उसमें महिला अभ्यर्थी और बहुत उपेक्षित जो समूह हैं, पीवीटीजी के व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, पुनर्वासित व्यक्ति, बंधुआ मजदूर, मानव व्यवहार से, मतलब ये सबसे जो पीड़ित है ना, एचआई वगैरह से, ये सब रोशनी कार्यक्रम के तहत होते हैं। ठीक है, और ये अब रोशनी कार्यक्रम जो है वो 8 जिलों में संचालित होती है। नीचे का पूरा 7 जिला और बलरामपुर को शामिल किया जाता है, लेकिन डीडीयू जीकेवाई के तहत पूरे छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाता है। उसके बाद में एक और है आर सेती करके एक योजना, नाम है आर सेती। ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका नाम है, और ये भी वही काम करता है। एनआरएलएम के तहत ही ये तीनों की तीनों योजनाएं काम करते हैं और प्रशिक्षण देने का ही कार्य करते हैं। लेकिन जो आर सेती है ना, उसमें जो आयु सीमा है वो 45 वर्ष मैक्सिमम है, और ये दोनों में 35 वर्ष है और उसमें 45 वर्ष है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों एनआरएलएम के तहत कार्य करते हैं और आपको कार्य भी एनआरएलएम के तहत करना है, अंडर करना है। तो आपको ये सब योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि 3 योजनाएं चल रही हैं ग्रामीण में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, रोजगार देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो मैंने बताया था इसका शुभारंभ कब हुआ था। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को हुआ था। 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती है, मतलब 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस होता है, के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य क्या है? कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, लोगों को शिक्षा प्रति जागरूक करना, महिला को शिक्षा बढ़ावा देना, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ही इसका क्या है, लक्ष्य है, जैसे इसका नाम है उसी तरीके से। ठीक है, भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? महिला बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए निम्न पात्रता क्या है? तो मैंने बताया था कि इसमें पात्रता क्या होता है, 15 से 35 आयु वर्ग के युवा समूह। ठीक है, महिलाओं को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाती है और इसमें महिलाओं का आरक्षण कितना है, 33%। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की परियोजना अवधि कितनी है? परियोजना अवधि, ठीक है, तो परियोजना अवधि कितनी होती है? तो 3 साल के लिए थी परियोजना अवधि। मतलब कि ऐसा था कि 3 साल के लिए चलाया जाएगा इस योजना को, जिसके तहत बहुत सारे बच्चे लोग को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसकी जो प्रशिक्षण अवधि होती, मतलब जो देखो प्रशिक्षण अवधि तो मतलब 3 साल के लिए योजना चलाया गया, लेकिन ये प्रशिक्षण जो दिया जाएगा वो न्यूनतम 3 माह का दिया जाएगा और अधिकतम 12 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। 50% SC/ST के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये सही है। 15% अल्पसंख्यक को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये सही है।
33% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 सब सही है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में न्यूनतम प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो न्यूनतम प्रशिक्षण मैंने बताया था 3 माह दिया जाएगा और मैक्सिमम कितना दिया जाएगा 1 साल के लिए 12 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना द्वारा अधिकतम प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो अभी मैंने बताया था 12 महीने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सामान्य क्षेत्र के लिए केंद्र राज्य का वित्त पोषण में योगदान कितना है। सामान्य क्षेत्र के लिए 60:40 है और पहाड़ी मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में 90:10 है। और जो पहाड़ी इलाके हैं जिसमें जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पे भी 90:10 है। और पूरा जितने यूनियन टेरिटरीज है उसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा देती है। ये देखिए, सामान्य क्षेत्र में 60:40, सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य में 90:10, हिमालय राज्य में 90:10 और संघ राज्य क्षेत्र में 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सिक्किम पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य में केंद्र राज्य का वित्त पोषण कितना है। तो हिमालय राज्य में आपको पता है 90:10 का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कितने युवाओं को प्लेसमेंट उपलब्ध कराएगा। 50%, 70%। तो 70% जितना, अगर 100% प्रशिक्षण लेते हैं युवा, उसमें से 70% को मिनिमम रोजगार उपलब्ध कराना है, मतलब उनको कहीं ना कहीं जॉब में फिट करना है। नेक्स्ट हमारा योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ था फरवरी 2019 में। ठीक है, फरवरी 2019 में ये प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, ये जैसे नाम से क्लियर है कि प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और ये पेंशन से संबंधित है ना। तो योजना का उद्देश्य क्या है। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना, लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक। लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा बराबर योगदान होता है। तो ये सही है, उपरोक्त सब सही है। मानधन पेंशन योजना के तहत स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होती है और लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा बराबर योगदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना लाभार्थी की पात्रता निम्न है। लाभार्थी की पात्रता क्या होगी। तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये सही है। 18 से 40 आयु वर्ग का होना चाहिए। मासिक आय 15,000 रुपये से कम होना चाहिए। उपयुक्त सभी, तो ये सब के सब सही हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में मासिक आय 15,000 से कम होना चाहिए और 18 से 40 आयु वर्ग इसका होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। वित्तीय सहायता कितना दिया जाता है। 60 वर्ष आयु प्राप्त होने के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन। लाभार्थी की मृत्यु होने पर पति या पत्नी 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल है तो 6,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं रोशनी कार्यक्रम। मैंने रोशनी कार्यक्रम के बारे में आपको बताया था कि ये भी, इसके तहत भी क्या किया जाता है, सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाता है ग्रामीण युवाओं को या फिर जो बेसहारा जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रोशनी कार्यक्रम। रोशनी कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 2014-15, 2013-14, 15-16 और 12-13। तो 2013-14 में इसका शुभारंभ हुआ था। रोशनी कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल 2013 में की गई थी। इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। मैंने बताया था कि ये बस्तर संभाग के सभी एरिया में होता है, मतलब संचालित है। और बलरामपुर जिला भी, ऊपर का सिर्फ एक जिला शामिल है इसके तहत। तो बस्तर का पूरा और एक बलरामपुर। रोशनी कार्यक्रम कहाँ लागू होगा। शहरी इलाकों में, ग्रामीण अंचल में नक्सल प्रभावित, तो नक्सल प्रभावित एरिया में लागू होगा ये। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिले हैं तो बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा और या फिर सभी, तो सभी शामिल होंगे। संपूर्ण बस्तर संभाग शामिल होगा और एक बलरामपुर। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिले नहीं हैं बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव शामिल नहीं है। रोशनी कार्यक्रम योजना के लिए आवश्यक पात्रता है तो 15 से 35 वर्ष हो, एज, बीपीएल परिवार का युवा हो, विशेष पिछड़ी जनजाति, विकलांग, बंधुआ, मजदूर, किन्नर आदि। तो ये सब सही हो जाएंगे, सब के सब सही हैं। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रतिशत युवाओं को प्लेसमेंट दिया जाएगा।
तो 70% जितना लोग पढ़ रहे हैं उसका 70% युवाओं को प्लेसमेंट दिया जाना है। रोशनी कार्यक्रम में प्रशिक्षण की अवधि क्या है? वहाँ 3 से 12 माह थी। अब यहाँ पे 3 माह भी हो सकती है, 6 माह भी हो सकती है, 9 माह भी हो सकती है, 12 माह भी हो सकती है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। 3 माह भी ले सकते हैं प्रशिक्षण, 6 माह भी ले सकते हैं। अगर कोई बड़ा कोर्स है तो 9 माह ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा थोड़ा सा और ए ग्रेड का है, ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसमें, तो 12 माह भी ले सकते हैं। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आपको पता है कि ये पहले आया था 1 अप्रैल 1999, और इसी का संशोधित रूप क्या था? NRLM था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये 1 अप्रैल 1999 को आया था, और इसी का इम्प्लीमेंट फॉर्म क्या था? NRLM था। इसमें जो कमियां थी उसी को सुधार के NRLM में लाया गया, NRLM को लाया गया। तो चलिए देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? गंगा कल्याण योजना, 10 लाख कुआं योजना, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, या किसान खेत गंगा योजना। तो किसान खेत गंगा योजना इसमें शामिल नहीं है। इसमें टोटल 5 योजना शामिल थी। इससे पहले था समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको इंटीग्रेटेड ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऐसा बोला जा सकता है। समेकित मतलब इंटीग्रेटेड होता है। उसमें क्या क्या शामिल था? स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, मतलब ट्राइसेम था। ठीक है। उसके बाद दूसरा था योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, उसको बोलते थे DWKR, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का बाल विकास। और साथ ही साथ में था इसमें तीसरा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में औजार कीटों की आपूर्ति, जिसको सिट्रा कहा जाता था, सित्रा। ठीक है। ये औजारों जो कीटों है ना उसकी आपूर्ति के लिए बना था। और चौथा योजना था 10 लाख कुआं योजना, मिलियन वेल स्कीम था। ठीक है, मिलियन वेल स्कीम, ये देखो यहाँ पे भी दिया है। गंगा कल्याण योजना भी था। ठीक है, गंगा कल्याण योजना 5वां योजना था GKY की पुनः संरचना करने, और इसका विलय करने के बाद यह कार्यक्रम शुरू किया गया, गंगा कल्याण योजना। ठीक है, तो इतने सारे 5 योजना इसमें शामिल थे। एकीकृत ग्रामीण विकास उसी का इम्प्लीमेंट हुआ था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ये सब के सब 5 थे। तो किसान खेत गंगा योजना इसमें नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रावधानों संबंधित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु सब्सिडी योजना लागत का 50% एवं अधिकतम 10,000 रुपये हो सकता है अनुसूचित जाति जनजाति का। तो ये सही है। स्व सहायता समूह हेतु सब्सिडी पर योजना लागत का 50% एवं अधिकतम प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये हो सकता है। तो ये गलत है। सामान्य हेतु सब्सिडी परियोजना लागत का मतलब सामान्य जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको सामान्य हेतु सब्सिडी परियोजना लागत का 30% एवं अधिकतम 7,500 रुपये, तो ये भी सही है। और सिंचाई परियोजनाओं हेतु सब्सिडी की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय चालू हुआ था, और उसी को ही चेंज करके क्या कर दिया गया, चेंज करके NRLM कर दिया गया। ये देखो, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना, SGSY का, और स्व सहायता समूह को संगठित करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवार स्वरोजगारी, गरीबी से ऊपर उठाना, ये तो सही है। दूसरा है आय वृद्धि कार्यक्रम तथा संपत्ति का सृजन करना, तो ये भी सही है। बैंक से ऋण एवं सरकारी अनुदान प्राप्त करना, तो ये भी सही है, मतलब सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सामान्य क्षेत्र के लिए केंद्र और राज्य का वित्त पोषण क्या है? सामान्य क्षेत्र के लिए, तो सामान्य क्षेत्र के लिए ना 75:25 है। कितना है? 75:25 है। मतलब केंद्र सरकार 75% देती है और राज्य सरकार 25% देती है। लेकिन वही NRLM में देखिए तो कहीं सारे जगह में 75:25 दिखता है, और अभी छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक प्रतिवेदन में उन्होंने बोला था कि 60:40 डिवाइड होता है, मतलब 60 रुपया केंद्र सरकार देती है और 40 रुपया राज्य सरकार देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र राज्य का वित्त पोषण क्या है? सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तो कितना है? 90:10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संचालन करता है पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा, गैर सरकारी संगठन की सक्रिय भागीदारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के द्वारा, उपरोक्त सभी, तो सब के सब इसका कार्य का संचालन करते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के समूह की पात्रता निम्न है।
10 से 20 व्यक्तियों का समूह, ये तो सही है। विकलांगों के लिए 5 व्यक्तियों का समूह, मतलब कि 5 व्यक्ति मतलब 15 से 20 भी हो सकते हैं, तो ये भी सही है। समूह गठन हेतु बीपीएल परिवार के 80% सदस्य, तो ये सही है। बीपीएल जो सदस्य हैं वो 80% और 2% जनरल के भी हो सकते हैं, तो उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। 20% जनरल के हो सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कितने प्रतिशत आरक्षण मिला? तो अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिला 50%। कितना आरक्षण मिला था? 50%। लेकिन अब तो ये चेंज हो चुका है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या क्या हुआ और वहाँ से क्या क्या चेंज होकर एनआरएलएम में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत क्या समूह कहलाएंगे? तो स्व सहायता समूह कहलाएंगे। ठीक है, स्व सहायता समूह जो ग्रुप बनाएंगे उसको क्या कहा जाएगा? स्व सहायता समूह कहा जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ग को ध्यान में रखकर लागू की गई थी? तो ये किसको ध्यान में रख के लागू की थी? बीपीएल हितग्राही के लोगों को ध्यान में रखकर लागू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पूर्व में किस नाम से संचालित था? तो आपको सबको पता होगा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से ये संचालित था। ये सब उसके अंदर आता था। 10 लाख कुआं, मिलियन वेल स्कीम, गंगा कल्याण योजना, ये सब ना एकीकृत ग्रामीण विकास के अंदर था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस योजना के में समाहित किया गया? तो किस योजना में समाहित किया गया? तो एनआरएलएम में समाहित किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को एनआरएलएम में कब शामिल किया गया? तो पता है आपको एनआरएलएम कब लाया गया था? जून 2011 में लाया गया था। जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY के पुनर्गठन संस्करण के रूप में एनआरएलएम लॉन्च किया गया। 29 मार्च 2016 से एनआरएलएम का नाम बदलकर एनआरएलएम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। कब किया गया? 29 मार्च 2016 को। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में हितग्राही की आयु कितनी होती है? तो 18 से 59 आयु वर्ग। ठीक है, 18 से 59 साल। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? पंचायती राज मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो टोटल 10 प्रकार के कार्य किए जाते हैं, याद रखिएगा। स्वरोजगारियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम किस योजना के द्वारा किया जाता है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत किया जाता है, तो पता ही होगा आपको। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह द्वारा के सदस्य तथा व्यक्तिगत लाभ पाने वाले किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, तो किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो स्वरोजगारी कहे जाते हैं, स्वरोजगारी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रकरण किसके द्वारा तैयार कर भेजा जाता है? तो ना जो प्रकरण है ना वो जनपद पंचायत के पदस्थ सहायक विस्तार अधिकारी द्वारा तैयार करके भेजा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, जनपद पंचायत के पदस्थ सहायक विस्तार अधिकारी के द्वारा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य कितने वर्ष का है? मतलब कितना टारगेट लगा के रखे थे? तो 5 साल का टारगेट लगा के रखे थे। प्रत्येक प्रखंड में 30% गरीब परिवारों को 5 साल के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन में अशासकीय संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है? जो अशासकीय संस्थाएं हैं, तो रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, हाँ। कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं, हाँ। स्व सहायता समूह का निर्माण, तो ये भी हो सकता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित समूह के द्वारा संचित निधि कहाँ पर रखा जाएगा? तो संचित निधि जो है ना समूह के द्वारा बैंक में खाता खोल कर रखा जाएगा। ठीक है, बैंक में खाता खोलकर ही रखा जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन सी संस्था ऋण प्रदान करती है? कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय बैंक या व्यावसायिक बैंक? तो सब के सब बैंक लोन प्रोवाइड करती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान देने हेतु क्या राशि निर्धारित की गई है? तो 60%, 50%, 80%। तो सिंचाई सुविधा के लिए थोड़ी ना कार्य करती है, इनमें से कोई नहीं होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सिंचाई के लिए कार्य नहीं करती थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वरोजगार के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा कितने रुपए है? तो अनुदान की अधिकतम सीमा उस समय थी 1,25,000 रुपये तक अनुदान दिया जा सकता था। बीपीएल स्त्रियों को स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए किस बैंकों के सहयोग से दिया जा रहा है? तो बीपीएल स्त्रियों को स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण किस बैंक के सहयोग से दिया जा रहा है? तो एनआरएलएम में भी वर्ल्ड बैंक
और यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए भी वर्ल्ड बैंक और SGSY में भी वर्ल्ड बैंक। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किस रूप में किया गया? तो NRLM के फॉर्म में किया गया, पता होगा आपको। इसका इम्प्लीमेंट करके 2011 में, जून 2011 में NRLM नाम कर दिया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्व सहायता समूह परिसंघों की स्थापना किया गया, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या ग्राम स्तर पर? तो हमारा हो जाएगा आंसर बी और सी दोनों, ग्राम स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर दोनों में स्थापना किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में हितग्राहियों को रोजगार दिया जाता है ना, हितग्राहियों को रोजगार दिया जाता है। हितग्राहियों को दिए गए काम में से किसी एक काम का चयन करना होगा। हितग्राहियों को मांग आधारित काम दिया जाता है। हितग्राही अपने मनपसंद का चयन कर सकते हैं। तो मांग आधारित जो रणनीति है ना, वो NRLM में है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे चूज़ करना पड़ता था SGSY में कि क्या करना है। हितग्राहियों को दिए गए काम में से किसी एक काम का चयन उनमें करना रहता था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री ने किया? तो आपको पता होगा, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने ही किया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल योजना है, पहला ऑप्शन है समन्वित ग्राम विकास, दूसरा ऑप्शन है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो ये भी था। गंगा कल्याण योजना GKY भी था। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, तो DWKR ये भी था। उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की प्रमुख विशेषता है ग्रामीण निर्धनों में एकजुटता पर बल देना, मुख्य क्रियाकलापों के चयन में सहभागी बनना, कौशल विकास परियोजना शुरू करने और आजीविका सृजन का अभिनव पहल। तो सबके सब इसमें सही हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट योजना है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना पूर्व में किस योजना का हिस्सा था? तो इंदिरा आवास योजना हिस्सा था जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना का हिस्सा था। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 से हुई थी। 1989 में ना इसे जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, इनके पापा जी, उनकी इस योजना में शामिल कर दिया गया तथा 1 जनवरी 1996 से ना इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप से संचालित है। तो पूछा जाता है स्वतंत्र रूप से कब संचालित हुआ? तो 1996 से। वैसे इंदिरा आवास योजना अभी तो कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, पहले कार्य करता था। अभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कार्य कर रहा है, लेकिन हमको उसकी हिस्ट्री को भी देखना पड़ता है कि आखिर कैसे इम्प्लीमेंट हो के वो प्रधानमंत्री आवास योजना बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा आवास योजना प्रारंभ कब हुआ था? तो 1985 से 86 के बीच में प्रारंभ हुआ था। जून 1985 में शुरू की गई इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार में शामिल कर लिया गया। पहले यह योजना केवल समान के आरक्षित वर्गों जैसे कि SC ST OBC तक ही सीमित थी, लेकिन 1993 से 94 में इसे गैर आरक्षित श्रेणी में भी शामिल कर दिया गया। इंदिरा आवास योजना में हितग्राहियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के द्वारा चयन किया जाता है। हितग्राही कौन है? इंदिरा आवास योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना होता है? तो केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 75:25 होता है। पहले के जितने योजना थे उसमें 75:25 ही होता है, लेकिन अभी जो इम्प्लीमेंट हो गया ना, जैसे अभी की प्रधानमंत्री आवास योजना बन गया, तब उसमें पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन 60:40 कर दिया गया। अब ऐसे ही SGSY में 75:25 था, लेकिन अब जब बना NRLM तो उसमें 60:40 कर दिया गया, ठीक है। इंदिरा आवास योजना के शुरुआती दिनों में समान क्षेत्र के लिए कितने रुपए राशि मिलता था? तो देखो उस समय ना राशि ना समान क्षेत्र के लिए 25,000 मिलता था। उस क्या पता उस समय के लिए वो 25,000 अभी के टाइम के बराबर रहता होगा, 1,20,000 के बराबर, लेकिन पहले तो 25,000 ही मिलता था। इंदिरा आवास योजना के शुरुआती दिनों में पर्वतीय क्षेत्र के लिए राशि मिलता था, तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इससे 5,000 एक्स्ट्रा मिलता था। 5,000 नहीं 27,000 मिलता था। कितना मिलता था? 27,000 मिलता था। इंदिरा आवास योजना में निर्मित मकानों का न्यूनतम आकार कितना होता है? तो 20 वर्ग मीटर होता है, ठीक है, 20 वर्ग मीटर होता है। इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप में संचालित हुई, तो मैं बताई थी 1996 में स्वतंत्र रूप से वो संचालित हो गई। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है? तो इस योजना का शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को किया गया। दूसरा ऑप्शन है इस योजना का पूर्ण नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास योजना था, तो ये गलत है। मैं अभी बताई थी इंदिरा आवास योजना इसका नाम था। योजना अंतर्गत सामान्य राज्य के लिए वित्त पोषण केंद्र अनुपात 60:40 है, तो ये एकदम सही है। योजना के अंतर्गत IAP जिलों में आवास हेतु 1.30 लाख रुपया 4 किस्तों में दिया जाता है, तो ये भी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य क्षेत्र हेतु प्रदत्त राशि तो 1.20 लाख, ये सही है। शौचालय हेतु प्रदत्त राशि 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये नहीं दिया जाता, 12,000 रुपये दिया जाता है शौचालय हेतु। मनरेगा से सामान्य क्षेत्र में मजदूरी दिवस 90 दिन, सामान्य क्षेत्र में 90 दिवस दिया जाता है। और मनरेगा से आईएपी क्षेत्र में मजदूरी दिवस 100 दिन, तो 100 दिन नहीं दिया जाता, आईएपी जिलों में 95 डेज का दिया जाता है। सामान्य क्षेत्र हेतु छत्तीसगढ़ में प्रदत्त राशि, तो छत्तीसगढ़ में 1.47 लाख रुपए दिया जाता है। तो कौन सा कथन बोला है यहाँ पे सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, उसके बाद में तीसरा सही है और पांचवा सही है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुआ था। 20 नवंबर 2016 20 नवंबर 2016 छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिवेदन में इस योजना की क्रियान्वयन तिथि 1 अप्रैल 2016 दिया गया है। ठीक है, विभागीय प्रतिवेदन में, लेकिन कई बार बोला जाता है, मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि 20 नवंबर 2016, लेकिन छत्तीसगढ़ पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में 1 अप्रैल 2016 दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम चरण में कितने करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य था? तो 1 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना में द्वितीय चरण में कितने करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य था? तो द्वितीय चरण में 1.95 करोड़ लाख आवास निर्माण का लक्ष्य था। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयन का आधार क्या है? तो चयन का आधार क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक एवं जनजाति गणना 2011 के अकॉर्डिंग चयन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके नाम पर किसके नाम पर दिया जाता है, मतलब आवास किसके नाम पे दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में महिला के नाम पे दिया जाता है। लेकिन अगर भारत में देखें तो कंबाइंड बनता है, महिला पुरुष मतलब पति पत्नी दोनों के कंबाइंड नाम से घर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटन होगा तो 6 माह में एक बार, 4 माह में एक बार या 3 माह में एक बार और साल में एक बार, 3 माह में एक बार होता है। वर्ष 2023-24 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास स्वीकृत है। कितने आवास स्वीकृत है बोला है? तो 5,53,444 आवास स्वीकृत है। ठीक है, 5,53,444 लाख घर स्वीकृत है। वर्ष 2023-24 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास निर्माण कार्य पूर्ण है। ठीक है, कितने कार्य पूर्ण है बोला है? ठीक है, तो 10,96,659 आवास कार्य पूर्ण है। किस विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का संचालन किया जा रहा है? नगरीय विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह या पंचायती राज मंत्रालय? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय संचालन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्राप्त मनरेगा के संबंध में सही है। इसके तहत सामान्य क्षेत्र में 90 दिवस मजदूरी प्राप्त होती है, तो ये सही है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्र में 95 दिवस मजदूरी प्राप्त होती है, तो ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राहियों को देय राशि के संबंध में सत्य कथनों को कूट के आधार पर चयन करना है। यह राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में जमा किया जाता है, यह राशि पंचायत के माध्यम से हितग्राहियों को दिया जाता है, तो ये गलत है। पहला वाला सही है, हितग्राही के खाते में दिया जाता है। और यह राशि 4 किस्तों में दिया जाता है, तो ये सही है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आईएपी जिले के लिए आवास निर्माण हेतु इकाई लागत क्या है? आईएपी जिलों में तो 1,30,000 रुपये दिया जाता है और सामान्य क्षेत्र में 1,20,000। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश के कितने जिलों को आईएपी जिला घोषित किया गया है? तो 14 जिलों को आईएपी जिला घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन परिवारों को दिया जाता है? तो बीपीएल से नीचे के आवासहीन परिवारों को दिया जाता है, बीपीएल के ऊपर वाले लोग को नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण के साथ निम्न में से क्या किया जाना आवश्यक है? स्वच्छ शौचालय एवं धुआं रहित रसोई, तो पहला ऑप्शन ही सही है। शौचालय भी होना चाहिए और रसोई भी होना चाहिए, स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित रसोई। और छत्तीसगढ़ में ये वो किया गया है कि थोड़ा एक आंगन में होना चाहिए छोटा सा। योजना के अंतर्गत किस समिति के अनुमोदन उपरांत प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया जाता है? प्रतीक्षा सूची का निर्धारण, ठीक है, कि इनके नाम पे आवंटित हो जाएगा, तो अपीली समिति के द्वारा। ग्राम सभा सत्यापन करता है और फिर अपीली समिति के अनुमोदन के बाद प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में के शामिल आईएपी जिलों में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है आईएपी में? तो कोरिया और राजनांदगांव और गरियाबंद है, बिलासपुर नहीं है। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक था? ठीक है, कब तक है? ठीक है, तो कब तक है? 2024 तक तो है, 31 मार्च 2024 तक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है? कितने प्रतिशत ब्याज दर पर? तो 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन ये गांव में ही उपलब्ध कराया जाता है। शहरों में इसका ऋण का जो ब्याज दर है वो ज़्यादा हो जाता है, सिर्फ ग्रामीण के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? कितने रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है? तो 70,000 तक लोन मिल जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए निम्नलिखित परिवार पात्र नहीं होंगे। आयकर देने वाला परिवार, ये सही है, पात्र नहीं होंगे। परिवार का कोई एक सदस्य सरकारी कर्मचारी हो तो ये भी सही है, वो भी पात्र नहीं होंगे। और परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए निम्नलिखित परिवार पात्र होंगे। आश्रय विहीन परिवार, निराश्रित या भिक्षा पर जीने वाले परिवार, ये दोनों सही है। आदिम जनजाति समूह और कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर, तो सभी के सभी सही हैं। 1 2 3 4 सबके सब सही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास आवंटन का निम्नलिखित आधार है। 60% अनुसूचित जाति जनजाति परिवार, ये सही है। 15% अल्पसंख्यक परिवार, तो अल्पसंख्यक परिवार को 15% रिजर्वेशन इसमें दिया जाता है। और 3% दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है, तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ 20 नवंबर 2016 को हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में सामान्य क्षेत्र के लिए केंद्र राज्य का वित्त पोषण 60:40 है। और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.47 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 4 किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है, तो ये तो सार्थक सत्य है। तो 1 2 3 4 सबके सब सही हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निम्नलिखित परिवार पात्र होंगे। शून्य कमरे वाला परिवार, एकल बालिका वाले परिवार, सशस्त्र कार्यवाही में मारे गए कर्मियों के परिवार, और ऐसा परिवार जिनका कोई सदस्य कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित है, तो सबके सब इसमें सही हो जाएंगे। मतलब एक बालिका वाले परिवार मतलब कि वो अकेले एक लड़की रहती हो या फिर एक अकेली महिला है, उसका बोला जा रहा है। बालिका मतलब महिला। प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्व नाम क्या था? तो पता होगा आपको, इंदिरा आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण सामान्य क्षेत्र के लिए कितना है? सामान्य क्षेत्र के लिए 60:40 है। इंदिरा आवास योजना में कितना था? 75:25। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे पूछिएगा। बाय बाय, मैं कल मिलती हूँ आपसे।